दोस्तों, आज भले ही आप निरमा यूज करते हो या नहीं, पर मुझे उम्मीद है कि बचपन में दिखाया गया ये ऐड आपको जरूर याद होगा। वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध जैसा सीतो, निरमा ले आया, रंगीन कपड़ा ले खिला खिला दिल। ये वही निरमा है जो हमारे बचपन में डिटर्जेंट मार्केट का किंग हुआ करता था। लेकिन ऐसे क्या हुआ कि इसका मार्केट शेयर 60% से ड्रॉप होकर सिर्फ 6% रह गया। लेकिन जरा रुकिए, अगर आपको लगता है कि निरमा मार्केट से गायब हो गया है तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि निरमा के फाउंडर करसन भाई पटेल आज भी भारत का सबसे अमीर लोगों में एक है। कैसे, सब कुछ जानेंगे आज इसी वीडियो में। और हाँ, निरमा गर्ल की इंटरेस्टिंग स्टोरी को भी आप मिस न करिएगा। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1945 से, जब गुजरात के पठान में करसन भाई पटेल का जन्म हुआ था। उनके पिता खोरीदास पटेल एक गरीब किसान थे, लेकिन गरीबी और पैशन की तंगी के बावजूद उन्होंने करसन भाई की पढ़ाई लिखाई से कोई समझौता नहीं किया और उन्हें केमिस्ट्री से BSc कराई। खोरीदास को उम्मीद थी कि उनकी बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पर लग जाएगी और यही एक तरीका है जिससे उनकी परिवार गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन करसन भाई तो बिजनेसमैन बनने का सपना देख रहे थे, मगर पिता की इच्छा के चलते उन्होंने 21 साल की उम्र में BSc फाइनल करने के बाद एक लैब में लैब असिस्टेंट का काम शुरू कर दिया। फिर इसके बाद अहमदाबाद के लालवाई ग्रुप कॉटन मिल्स में काम करने लगे। फिर आया 1969, जब गुजरात सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी में उनकी केमिस्ट की सरकारी नौकरी लग गई। इसी नौकरी से परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन में थोड़ा बदलाव आने शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों, 1969 ऐसे समय थे जब पूरा देश फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। गरीबी और तंगी के उस दौर में वॉशिंग पाउडर जैसे चीज एक लग्जरी आइटम समझी जाती थी, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन इसे अफोर्ड नहीं कर पाती थी। ऐसे में कपड़े धोने के लिए सॉल्ट, सोडा या फिर आस यानी कि राख का इस्तेमाल किया जाता था। इस चीज को जब करसन भाई पटेल ने देखा तो उन्हें अपनी केमिस्ट वाली नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाने की सोची, जो था सस्ते और इफेक्टिव वॉशिंग पाउडर। अपनी इस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए वो दिन भर अपनी जॉब और फिर शाम में वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट करते थे। उसी दौरान एक दिन उनकी बेटी निरुपमा जब स्कूल से घर लौट रही थी तो एक कार ने उन्हें जोर से टक्कर मार दिया। इस एक्सीडेंट में निरुपमा की मौके पर ही मौत हो गई। निरुपमा करसन भाई पटेल की सबसे लाडली बेटी थी, इसलिए उसकी मौत का उन पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। अब ये करसन भाई पटेल का प्यार ही था कि उन्होंने अपनी बेटी के नाम को हमेशा के लिए अमर बनाने का फैसला कर लिया। उन्होंने खुद से ये वादा किया कि बेटी के नाम को वो इतना पॉपुलर बना देंगे कि उसे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी याद किया जाएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी वॉशिंग पाउडर का काम तेज कर दिया। कई बार एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, फिर किया, वापस से फेल हुआ, और इसी तरह लगातार कोशिश करने के बाद एक दिन आखिरकार उन्होंने उस फॉर्मूला को ढूंढ ही निकाला जिसने इंडिया मार्केट में एक रेवोल्यूशन ला दिया था। करसन भाई पटेल ने एक ऐसी वॉशिंग पाउडर बना डाला जो फॉस्फेट फ्री था। इसी वजह से ये इन्वायरमेंट के लिए तो बेहतरीन था ही, साथ ही हाथों के लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित था। इस वॉशिंग पाउडर का नाम रखा गया था निरमा, क्योंकि करसन भाई अपनी बेटी निरुपमा को प्यार से निरमा कह के बुलाते थे। साथ ही उन्होंने डिटर्जेंट के पैकेट पर एक छोटी सी लड़की की तस्वीर भी लगाई, जो कि निरुपमा की ही सिंबॉलिक थी। अब दोस्त, प्रोडक्ट तो तैयार था, लेकिन दिक्कत थी कि उसे बेचे कैसे। इसलिए करसन भाई पटेल कई सारे रिटेलर से मिले और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि वो उनकी प्रोडक्ट को सेल करें, लेकिन किसी ने भी उन्हें सीरियस नहीं लिया। इसके बाद करसन भाई पटेल के पास दो रास्ता बचा था, या तो वो अपनी इस प्रोडक्ट को फेंक कर वापस अपनी सरकारी नौकरी में खुश रहे, या फिर खुद लोगों के घर घर जाके इससे बेचने की कोशिश करे। करसन भाई पटेल ने दूसरा ऑप्शन चुना। हालांकि उन्हें ये आइडिया नहीं था कि इस प्रोडक्ट को लेकर लोगों के फीडबैक क्या होगा, कोई इसे खरीदेगा भी या नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने एक कोशिश करने की सोची। सुबह ऑफिस के लिए निकलने से पहले निरमा के कुछ पैकेट अपनी साइकिल पर बांध लिया। इसके रास्ते में पड़ने वाली हर घर में उन्होंने अपनी इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में तो उन्हें कोई खास कमियां भी नहीं मिली, लेकिन जब लोगों ने इनकी डिटर्जेंट को यूज़ किया, उन्हें ये राख या फिर उस समय मिलने वाली टिकिया के मुकाबले एक लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट लगने लगा। इसके बाद वो अपनी आस पड़ोस के लोगों को भी इसके बारे में बताने लगा, और इस तरह के वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट के चलते धीरे धीरे निरमा का सेल्स में इजाफा होने लगा। इस सक्सेस का रीजन डिटर्जेंट की बेटर क्वालिटी तो थी ही, लेकिन इसकी लो प्राइस ने भी लोगों की ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान लीवर, जो अब हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से जाना जाते हैं, उनका सर्फ मार्केट को डोमिनेट कर रहा था, जिसका 1 किलो का प्राइस था 13 रुपया, और इसे खरीदना गरीबों के बस के बाद नहीं था। इसलिए करसन भाई पटेल ने अपनी डिटर्जेंट का प्राइस सिर्फ 3 रुपया पर किलो रखा था, ताकि हर कोई इसे आसानी से अफोर्ड कर सके। इतनी सस्ते प्राइस में जब इतनी कमाल का प्रोडक्ट मिलने लगा तो फिर लोगों ने इसे हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, इसकी पॉपुलैरिटी पीछे सिर्फ प्राइस और क्वालिटी ही एकमात्र फैक्टर नहीं था।
बल्कि वो भरोसा भी एक आम वजह था जो करसन भाई पटेल ने अपनी कस्टमर्स को दिए थे। असल में उन्होंने गारंटी दी थी कि अगर उनका डिटर्जेंट कपड़े साफ करने में फेल हो जाता है तो फिर वो कस्टमर का पूरा पैसा लौटा देंगे। इस गारंटी ने लोगों के मन में विश्वास पैदा करना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते निरमा हर घर में इस्तेमाल होने लगा। इससे करसन भाई पटेल को काफ़ी प्रॉफिट हुआ। फिर उन पैसों को उन्होंने वापस से अपनी बिजनेस में लगा दिया। लेकिन दोस्तों, इस तरक्की से करसन भाई पटेल कुछ खास खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें इन छोटी छोटी गलियों तक सीमित नहीं रहना था। उनका एम इनसे बहुत दूर था, क्योंकि इस समय वो एक जॉब भी कर रहे थे, साथ ही वॉशिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग सब कुछ अकेले ही मैनेज कर रहे थे। इन सब चीज़ों में इतनी ज़्यादा फंस गए कि उन्हें ना तो ठीक से जॉब हो पड़ाई थी और ना ही बिजनेस। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब वो सिर्फ एक ही काम पर फोकस करेगा, जिसके लिए 3 साल बाद यानी 1972 में करसन भाई ने अपनी हाई पेइंग गवर्नमेंट जॉब से इस्तीफा दे दिया और फिर अहमदाबाद के पास एक छोटी सी फैक्ट्री लगाकर कुछ एम्प्लॉय की मदद से प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के काम करने लगे। कुछ इस तरह से करसन भाई की मेहनत ने ऐसी रंग दिखाई कि 1988 तक निरमा मार्केट में एक बड़ा नाम बन चुका था। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इतना कम समय में निरमा ने ये कमाल किया कैसे। असल में एक शहर से निकलकर दूर दराज के इलाकों में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए करसन भाई पटेल ने निरमा की रेडियो एडवर्टाइजमेंट करने की सोची, जिसके लिए 1975 में इन्होंने पूर्णिमा एडवर्टाइजिंग एजेंसी से कोलैबोरेट किया। दोस्तों, यहीं से कंपनी का मोस्ट पॉपुलर जिंगल सबकी पसंद निरमा निकला, जो इतना पसंद किया गया कि इसे अगले 33 सालों तक एड्स के लिए यूज़ किया गया। इस रेडियो ऐड की वजह से गुजरात के बाहर भी निरमा को पहचान मिलने लगा, लेकिन इसके बावजूद सार्फ की पॉपुलैरिटी के आगे वो ज़्यादा साइन नहीं कर सकी। शॉपकीपर को भी ये चिंता थी कि अगर वो निरमा की स्टॉक उठाता है तो वो कहीं दुकान में अनसोल्ड नहीं रह जाए, क्योंकि सार्फ मार्केट में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुका था और निरमा के बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे। इसलिए दुकानदार निरमा को कभी माल का पूरा पेमेंट नहीं करते थे, जिससे कंपनी को भारी नुकसान होने लगा। 1982 में तो करसन भाई पटेल को ये लगने लगा कि वो अब बैंकक्रफ्ट हो जाएगा और फिर इस सिचुएशन में वो सोचने लगा कि आखिरकार वो ऐसे क्या करे कि दुकानदार फुल पेमेंट करके उनकी प्रोडक्ट को खरीदे। बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक जबरदस्त आइडिया आए और उन्होंने मार्केट में मौजूद निरमा की 90% स्टॉक को वापस मंगा लिया। इसके बाद से कंपनी ने सबकी पसंद निरमा का पहली टीवी एड जारी किया और इस एड में हेमा, रेखा, जया और सुषमा जैसे कैरेक्टर्स को डाल के कंपनी ने सीधा फीमेल ऑडियंस को टारगेट किया, जिसकी वजह से ये एड कैंपिंग काफ़ी सक्सेस रहा। ये कमर्शियल्स लोगों की इतना पसंद आई कि अगले ही दिन से दुकानदार पर निरमा मांगने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। लेकिन हर बार उन्हें निराश होकर ही लौटना पड़ा था, क्योंकि स्टॉक तो था ही नहीं। इधर दुकानदार भी परेशान हो गए कि आखिरकार वो कैसे जल्दी से जल्दी निरमा को रीस्टॉक करे। करसन भाई पटेल की इस स्ट्रेटजी ने खूब कमाल दिखाया, क्योंकि रोज रोज निरमा की बढ़ती डिमांड की वजह से वही दुकानदार जो पहले उधार लेकर भी निरमा को अपनी शॉप में रखने से इनकार करते थे, वो एडवांस पेमेंट देकर उन्हें रीस्टॉक करने लगा। इससे कंपनी का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और निरमा का फाइनेंस स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ मार्केट में पॉपुलैरिटी भी काफ़ी इंक्रीज हो गई। लेकिन दोस्तों, जब 1969 में निरमा को लो इनकम मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया, उस समय तक हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रीमियम मार्केट में अपना मोनोपोली क्रिएट कर चुका था। इसी वजह से हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने निरमा को अपने कॉम्पिटिटर मानने से इनकार कर दिया। उनका मानना था ये लो इनकम मार्केट हमारा नहीं है और हम निरमा के टारगेट ऑडियंस तक नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन जब जल्दी उन्होंने निरमा का सक्सेस देखी तो उन्हें ये समझ आ गया कि ये ब्रांड उनके लिए खतरा बन सकता है। इसलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने सोचा कि हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस निरमा तक तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्यों ना लोगों के दिमाग में ये बात डाल दिया जाए कि हर सस्ते चीज़ अच्छी नहीं होता है। इसलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने उस समय की फेमस टीवी एक्ट्रेस कविता चौधरी से ऐड कराई, जो कहती है कि सस्ते चीज़ खरीदने में और अच्छी चीज़ खरीदने में फ़र्क होती है। इस ऐड के जरिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ये बताना चाहते थे कि भले ही उनका सर्फ निरमा से महंगा हो, लेकिन मार्केट में तो बेस्ट यही है। पर दोस्तों, उस टाइम तक बहुत बड़ी संख्या में लोग निरमा के लॉयल कस्टमर बन चुका था। ऐसे में इस तरह का एडवर्टाइजमेंट उनके माइंडसेट को डाइवर्ट नहीं कर सका। डिटर्जेंट पाउडर मार्केट में मिली सफलता के बाद कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इंक्रीज करने की सोची, जिसके बाद से 1987 में इसने निरमा डिटर्जेंट केक को भी लॉन्च किया, जो अगेन चीप प्राइस में एक्सलेंट क्वालिटी प्रोडक्ट था। और दोस्तों, अपने इस तरह के बेहतरीन प्रोडक्ट्स की वजह से साल 98 आने तक निरमा 60% मार्केट शेयर अपने कब्जे में करके सच में सबकी पसंद निरमा बन गया था। दिसंबर 1998 में जब आर पैनल ने सर्वे किया तो उसमें पाया गया कि निरमा डिटर्जेंट केक मार्केट में मौजूद बाकी डिटर्जेंट केक्स के मुकाबले
पानी में कम मेल्ट होता है और बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से ये कस्टमर के लिए ज़्यादा इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों 1988 में 60% मार्केट शेयर वाले निरमा के पास 2015 आते आते 12% मार्केट शेयर गिर गया है और 2019 में ये कम होकर 6% से भी ज़्यादा ड्रॉप हो गया। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार निरमा के साथ ऐसे क्या हुआ कि ये सीधे अर्थ से फर्श पर आ गिरा। अब दोस्तों इस सभी स्ट्रेटजीज से निरमा को फ़ायदा ज़रूर हुआ, लेकिन इसके साथ ही सस्ते प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए नुकसान साबित हो गया। एक्चुअली सस्ते रेट पर कई अलग अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के बाद से मार्केट में निरमा को लेकर एक चीप ब्रांड वाले इमेज बन गया, जिससे छुटकारा पाने के लिए करसन भाई ने प्रीमियम सेगमेंट में भी एंट्री करने की सोची। निरमा ने अपनी प्रीमियम डिटर्जेंट पाउडर के रूप में सुपर निरमा वॉशिंग पाउडर को इंट्रोड्यूस किया और सिर्फ 2 साल में ही इसने प्रीमियम मार्केट में भी अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद से निरमा ने शैम्पू, टूथपेस्ट, शुद्ध नम खाने का नमक और इनके ही जैसे और भी कई सारे प्रोडक्ट को लॉन्च किया। लेकिन शायद हिंदुस्तान यूनिलीवर ने तो ये सोचकर रखा था कि चाहे निरमा कुछ भी कर ले, वो उससे अपनी खोई हुई मार्केट शेयर वापस पाकर ही रहेगा। इसीलिए लगातार एड कैंपिंग और कई तरह के एफर्ट्स के बाद आखिरकार साल 2000 के आसपास व्हील ने निरमा को बीट करके नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों निरमा के पिछड़ने की वजह सिर्फ व्हील की एड कैंपिंग नहीं थी, बल्कि निरमा को लेकर कस्टमर का परसेप्शन भी बदल चुका था और कंपनी को प्रीमियम सेगमेंट में उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितनी की बजट सेगमेंट में मिली थी। इसीलिए काफी कोशिश के बाद भी निरमा एक चीप ब्रांड होने का टैग रिमूव नहीं कर सका। अब एक तरफ तो उस समय लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही थी, ऊपर से मार्केट में एक से बढ़कर एक नए ब्रांड्स आ चुका था। ऐसे में कोई भी व्यक्ति वाला उस समय पुराने निरमा को क्यों ही खरीदेगा, जिसमें इनोवेशंस के नाम पर कुछ खास नहीं दिखता। असल में लंबे समय से निरमा ने ना ही तो अपनी पैकेजिंग चेंज किया और ना ही एड जिंगल बदलने की कोई प्रयास किया। हालांकि निरमा को भी शायद मार्केट में बढ़ते कंपटीशन और कस्टमर को बदलते परसेप्शन का अंदाज लग गया था। इसीलिए उन्होंने अपने बिजनेस को अलग अलग सेगमेंट में डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। साल 1995 में करसन भाई पटेल ने एजुकेशन के फील्ड में भी एंटर करने की सोची और अहमदाबाद में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को स्टेबलिश किया। इसके बाद 2003 में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी नींव रखी। और दोस्तों इस तरह के अदर बिजनेस में डाइवर्सिफाई होने के चक्कर में निरमा ने अपनी मेन बिजनेस पर ध्यान देना कम कर दिया, जिसका भरपूर फायदा कंपटीटर्स ने उठाया। लेकिन दोस्तों अच्छी बात तो ये रही कि लगातार गिरती मार्केट शेयर के बाद भी निरमा ने अपनी अधिग्रहण की रफ्तार कम नहीं किया। 2007 में निरमा ने अमेरिका की रॉ मटेरियल्स कंपनी सिरिल्स वैली मिनरल को खरीदा और इस अधिग्रहण के बाद से निरमा वर्ल्ड की टॉप 7 सोडा आश मैन्युफैक्चरर्स में एक बन गया। इसके बाद से 2014 में निरमा ग्रुप ने राजस्थान के निवोल में सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की भी शुरुआत की और इस कंपनी के नाम रखा गया नोवोको विस्तास, जिससे करसन भाई के 2 बेटे राकेश और हिरन भाई पटेल संभालते हैं और आज नोवोको इंडिया का 5th लार्जेस्ट सीमेंट मेकर है। इसके बाद से 2016 में निरमा ग्रुप में और एक नाम जुड़ गया, लाफार्ज इंडिया का, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी लाफार्ज होलसीम की इंडिया यूनिट थी। इसके साथ ही साल 2020 में निरमा ग्रुप ने इमामी सीमेंट को 5,500 करोड़ में एक्वायर किया था। अब एक तरफ देखें तो कंपनी अलग अलग सेक्टर में बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही थी, लेकिन अपने मेन बिजनेस से हाथ खींचते ही जा रही थी, क्योंकि इस समय तक मार्केट में आईटीसी, यूनिलीवर और गोदरेज जैसे और भी कई सारे कंपटीटर आने से वापस से अपनी पोजीशन को हासिल करना शायद अब पॉसिबल नहीं रह गया था। आज निरमा ग्रुप डिटर्जेंट और सीमेंट के अलावा कई सारे सेक्टर्स के अंदर काम कर रही है, लेकिन एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि बिना किसी सपोर्ट के इतना बड़ा एम्पायर की नींव रखना आसान बात तो बिल्कुल नहीं है। आज करसन भाई पटेल भारत का 63वें सबसे अमीर आदमी है और फोर्ब्स के अकॉर्डिंग इनका टोटल नेटवर्थ $3.45 बिलियन है। अब वैसे तो करसन भाई पटेल की उम्र 80 को टच करने वाली है, लेकिन इनके अंदर का जज्बा और कुछ कर दिखाने का जीत के चलते ये आज की जनरेशन के लिए आइडल है।